बदलाव होते हमने स्वयं देखे। देखते ही देखते कई बैंकों का अन्य बैंकों में मर्ज किया गया। आगे भी कई बैंकों का मर्ज होगा। इस स्थिति में जिस बैंक का मर्ज, विलय या उस बैंक को जब अन्य बैंक में शामिल कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में जिस बैंक को मर्ज किया जाता है उसके खाता धारकों को, उसमें एफडी बनाकर एफडी रखने वाले खाता धारकों को, उस बैंक से नेट बैंकिंग में कार्य करने वाले खाता धारकों को, उसमें करंट अकाउंट मेंटेन करके उसका मेंटेन करने वाले खाता धारकों को, उस बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, यूपीआई आदि का उपयोग करने वाले खाता धारकों को, अगर उनकी बैंक अन्य बैंक में मर्ज हो जाती है, विलय हो जाती है, अन्य बैंकों में उनके बैंक को जिसको कि वो वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं उसको अगर शामिल अन्य बैंक में कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनको प्राथमिकता के रूप में कौन कौन से अति आवश्यक कार्य करने होते हैं, इस पे आज इस वीडियो में हम विस्तृत बात करेंगे। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब वीडियो पर नए नए जो वित्तीय अपडेट होते हैं उसके संदर्भ में इस पे जानकारी आती रहती है। अगर आप इस हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को नीचे जो घंटी का बेल आइकॉन का जो निशान दिख रहा है उसको दबाकर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको निरंतर मिलते रहे, जिससे कि आपको अपडेट जानकारी मिलती रहेगी। साथ में हमारे इस वीडियो को आप लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य लोगों के साथ भी इसको शेयर करिए, ताकि उनको भी जानकारी हो, अपडेटेड जानकारी, जो भी वित्तीय क्षेत्र में, फाइनेंशियल क्षेत्र में चेंजेस आ रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपने मुख्य टॉपिक पर कि जब एक बैंक का अन्य बैंक में विलय हो जाता है तो उसके खाता धारकों को मुख्य रूप से कौन से ऐसे कार्य करना चाहिए, उस पर विस्तृत बात करेंगे। दोस्तों, जब एक बैंक का विलय अन्य बैंक में होता है तो जिस बैंक में अन्य बैंक का विलय होता है उसके खाता धारकों को कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। कार्य करने की आवश्यकता जिस बैंक का विलय हो रहा है अन्य बैंक में उसके खाता धारकों को करना होता है, जिसमें मुख्य रूप से जब भी हम किसी बैंक में खाता खोलते हैं, जब भी खाता धारक द्वारा किसी बैंक में खाता खोला जाता है तो उसको बैंक द्वारा एक खाता नंबर अलॉट किया जाता है। उसको अपने बैंक के ट्रांजैक्शन करने के लिए, अपने प्रतिदिन के लेन देन करने के लिए, जमा करने के लिए राशि और निकालने के लिए बैंक का आईएफएससी कोड और माइक्रो कोड का उपयोग करना पड़ता है। ये दो चीज़ें अति आवश्यक होती है, एक तो बैंक का खाता नंबर, दूसरा आईएफएससी कोड। तो इन दो जानकारियों को लेकर पूरे वित्तीय लेन देन को किया जाता है। अब मुख्य बात यह है कि जब अन्य बैंक में वर्तमान बैंक का विलय कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है, तो ये कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन इफेक्ट होते हैं और वो उन पर विपरीत प्रभाव ना पड़े, इसके लिए खाता धारकों को, चाहे उस मर्ज हुई बैंक में वो खाता, सेविंग खाता खोलकर अपने लेन देन करते हो, या फिर कोई व्यवसाय बंधु द्वारा करंट अकाउंट खोला गया हो, अपने व्यवसाय संबंधित हो, उसमें ट्रांजैक्शन करते हो, या उस बैंक से किसी ने डेबिट कार्ड जारी करवाया हो, किसी ने क्रेडिट कार्ड जारी करवाया हो, कोई एटीएम का उपयोग करता हो, कोई नेट बैंकिंग से अपने ट्रांजैक्शन करता हो, कोई यूपीआई के माध्यम से करता हो, तो इन सभी में एक खाता नंबर का उपयोग होता है और आईएफएससी कोड का उपयोग होता है। तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि जब आपकी बैंक का विलय अन्य बैंक में हो तो आपको जिस बैंक में आपकी बैंक का विलय हुआ है, मर्ज हुआ है, उनके द्वारा एक नया खाता नंबर अलॉट किया जाता है, और उसके बाद आपको जो नई बैंक है जिसमें कि आपके बैंक का विलय किया गया है उसके आईएफएससी कोड का उपयोग करना होता है। क्योंकि हो सकता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो एलआईसी में, उसका कोई पेमेंट आने वाला हो, मनी बैक पॉलिसी का पेमेंट आने वाला हो, या आपकी पॉलिसी मैच्योर हो रही हो, तो उस स्थिति में आपको आपकी जो नई बैंक है उसका आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर दे के, फॉर्म भर के उसमें आपको पेमेंट लेना चाहिए। जब भी बैंक का मर्ज अन्य बैंक में होता है तो उसकी स्टेशनरी का उपयोग हो,
तो इसके लिए कुछ समय अवधि दी जाती है और एक निश्चित अवधि के बाद में कि भाई जिस बैंक में आपका विलय किया गया है तो निश्चित की गई तारीख के बाद में उस बैंक द्वारा अलॉट किए गए नए खातों का उपयोग किया जाएगा। तो एक शॉर्ट अवधि भी उपलब्ध कराई जाती है जिस बैंक का विलय हो रहा है उसके खाताधारकों को। तो इस अवधि में उनको पूरे अपने नए बैंक में अपने केवाईसी अपडेट कर लेना चाहिए और संबंधित बैंक द्वारा जारी किए गए नए अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड का उपयोग करते हुए अपने सभी प्रकार के वित्तीय ट्रांजैक्शन और जहाँ जहाँ इसको अपडेट कराना है वहाँ जरूर करा लेने चाहिए। इसमें से मुख्य जो बिंदु है, पॉइंट है, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न जब वो भरते हैं तो उसमें मैंडेटरी किया गया है कि जो भी आयकरदाता अपना आयकर रिटर्न भर रहा है तो उसमें अपने सभी बैंकों की जानकारी देना है। उसमें ये जानकारी देनी होती है कि आपका खाता किस बैंक में है, किस नेचर का है, क्या वो सेविंग खाता है, क्या वो करंट अकाउंट है, क्या वो ओडी खाता है, सीसी खाता है, उसका नेचर भी देना होता है। साथ में उसका अकाउंट नंबर, उसका आईएफएससी कोड, एमआईआरसी कोड, ये सब देने होते हैं। तो अभी तक जब आप आयकर रिटर्न भर रहे थे तो आपकी जो वर्तमान में उपयोग की जा रही बैंक उसका दिया होता है आपने। तो जिस भी बैंक में आपका विलय हो रहा है, मर्ज हो रहा है, तो उस नई बैंक का आपको आपके इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आपके प्रोफाइल में इसको अपडेट कर लेना चाहिए। उसमें आपका नई बैंक का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम और अकाउंट का नेचर ये ज़रूर अपडेट कर देना चाहिए। अगर आपको इनकम टैक्स से रिफंड का केस आपके स्थिति में बन रहा है तो आपको जो नया खाता आप अपडेट करेंगे उसमें आपको बिना परेशानी के आपका रिफंड भी प्राप्त हो जाएगा। उसको आपको ज़रूर वैलिडेट कर लेना चाहिए और उसमें आपको बिना परेशानी के आपका इनकम टैक्स का रिफंड भी प्राप्त हो जाएगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपने करंट अकाउंट खोल रखा है, आपका जो भी खाता था अगर उस बैंक का मर्ज नई बैंक में होता है तो आपको आपके जो भी व्यवसायी बंधु है तो उनको आपका नई बैंक का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड की जानकारी ज़रूर दे देना चाहिए, जिससे कि वो नए बैंक खाते में जो नया आपका खाता नंबर है और जो आईएफएससी कोड है उसी में आपको पैसे बिना परेशानी के मिल सके। अगर आपको किसी से गिफ्ट आदि मिल रहा है तो गिफ्ट जब डीड बनाए आप तो उसमें आपको आपका जो वर्तमान में जो बैंक है उसका जो जिसकी जो मर्जिंग नई बैंक में हुई है तो उसके द्वारा अलॉट किए गए नए खाते में और आईएफएससी कोड में उस डीड में ज़रूर इसका उल्लेख करना चाहिए। साथ में अगर मान लो आपने कोई लोन ले रखा था और उसकी ऑटो इंस्टॉलमेंट कटती थी तो उस स्थिति में आपको वहाँ पर भी अपडेट कर लेना चाहिए आपका नया खाता, नई बैंक का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, वहाँ पर भी आपके जो अकाउंट संबंधी जानकारी अपडेट करा देना चाहिए, जिससे कि आपको आप लोन के पेमेंट में डिफ़ॉल्टर ना हो सके। साथ में अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और इस बीच अगर आपकी बैंक का मर्जिंग हो जाता है तो उस स्थिति में आप जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो नई बैंक के ही अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, चेक आदि आपको ये देना चाहिए। आप देखेंगे कि आपको जो बैंक द्वारा चेकबुक अलॉट की जाती है उसी में आपका खाता नंबर और ऊपर आईएफएससी कोड भी उसमें अंकित होता है। तो उसकी जानकारी आपकी जब प्रॉपर्टी की आप डीड बनाते हैं तो उसमें आपको ज़रूर ये बताना चाहिए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और आपको पेमेंट लेना है तो आपको अपने जो अपडेटेड अकाउंट है, जिस बैंक में आपका बैंक का मर्जिंग हुआ है तो नए बैंक ने अगर आपको खाता नंबर और आईएफएससी कोड अलॉट कर दिया है तो उस स्थिति में आपको प्रॉपर्टी बेचने पर जो पेमेंट लेना है तो उसके लिए आपको आपके नए बैंक खाते की जानकारी देकर उसी में पेमेंट लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण वीडियो, इसमें हमने देखा है कि कई बैंकों का विलय पहले भी हुआ है और आगे भी ये प्रोसेस होने वाला है। तो आप इससे इफेक्ट ना हो, आप आपके जो भी रूटीन के लेन देन जिस भी नेचर का आपने बैंक खाता खोल रखा है उसमें करते हैं तो इसमें आपको परेशानी ना हो
और जब आपके द्वारा उपयोग किए गए बैंक का अन्य बैंक में इसको मर्ज किया जाता है, तो उस स्थिति में आपको सबसे पहले आपकी केवाईसी नए बैंक में जिसमें कि आपका वर्तमान बैंक मर्ज हुआ है उसमें आपकी केवाईसी अपडेट कर देना चाहिए। आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका एड्रेस, आपका ईमेल और आपके मोबाइल नंबर ये ज़रूर अपडेट कर देना चाहिए, जिससे कि आपको अपडेटेड जानकारी मिलते रहे। और आप जिस भी वर्तमान बैंक में आप खाते को मेंटेन कर रहे हैं उसमें भी आपकी केवाईसी आपको अपडेट कर देना चाहिए। अगर किसी प्रकार का कोई चेंजेस हुआ है तो आपका वर्तमान में उपयोग किया जा रहा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड उसमें दे देना चाहिए, ताकि अगर वहाँ से कोई मैसेज जारी होता है तो आपको प्रॉपर मिल सके, आपका एड्रेस पे बराबर आए, वो आपको मेल बराबर मिल जाए, ताकि आप समय अवधि में जो भी आपको प्रोसेस करनी है वो कर सके और वित्तीय ट्रांजेक्शन करने में आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, अनियमितता ना हो। इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होता है और आपको जानकारी मिलती है आपके मेल पर, आपके मोबाइल पर, बैंक द्वारा भी मैसेज दिया जाता है। तो उस स्थिति में आप समय अवधि में इसको पूरा कर पाएंगे अगर आप आपके कॉन्टैक्ट की जो डिटेल है वो बैंकों में अपडेट रखेंगे। तो ये ज़रूर कर लेना चाहिए सभी खाता धारकों को, चाहे आप बैंक में खाते खोलकर उसको मेंटेन कर रहे हो, सेविंग खाता हो या बिजनेसमैन करंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हो या सीसी लिमिट खाता मेंटेन कर रहे हो, ओडी अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, या आपने इन्वेस्टर के रूप में बैंक में एफडी बना रखी हो, या आप बैंक का डेबिट कार्ड उपयोग करते हो, बैंक का क्रेडिट कार्ड उपयोग करते हो, बैंक के एटीएम कार्ड का उपयोग करते हो, नेट बैंक के माध्यम से नेट बैंकिंग का उपयोग करते हो या यूपीआई का उपयोग करते हो। तो इन सभी स्थिति में अगर आप आपके कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट रखेंगे तो आपको उस संबंध में जानकारी मिलेगी समय पर, और आपको समय अवधि में जब आपकी बैंक का नई बैंक में मर्ज हो जाता है तो आपको आपकी नई बैंक से डेबिट कार्ड जारी करवाना होता है, क्रेडिट कार्ड जारी करवाना होता है, एटीएम कार्ड जारी करवाना होता है, नेट बैंकिंग के लिए नया यूज़र आईडी पासवर्ड जारी कराना होता है। साथ में नए बैंक खाते के आईएफएससी कोड की जानकारी आपके व्यवसाय बंधु को देनी होती है, ताकि आपको बिना परेशानी से उसमें पेमेंट मिले। और नए खाते का जो भी अकाउंट नंबर अपडेटेड जानकारी है, जिस भी वित्तीय संस्थान में आपको ये अपडेट कराना हो तो वहाँ अतिशीघ्र करवा लेना चाहिए। तो आज इस महत्वपूर्ण वीडियो में हमने ये आपको जानकारी दी। आपको जानकारी कैसी लगी, इसलिए इस वीडियो को अगर अच्छे लगने पर लाइक करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।